सत्य. नमस्कार, मी आनंद ढिवरे आणि आज 29 ऑगस्ट 2021 म्हणजे राष्ट्रीय खेळ दिवस. तर मेजर ध्यानचंद यांच्या जन्मदिवशी भारतामध्ये राष्ट्रीय खेळ दिवस साजरा केला जातो आणि या खेळ दिवसावर बोलण्यासाठी दिनविशेष व्यक्तिभेट या विशेष मालिकेमध्ये आज आपल्यासोबत आहेत श्री उग्रसेन सिंग सर. तर सरांचा थोडक्यात परिचय असा की सर महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन म्हणजे MCA कडून क्रिकेट खेळलेले आहेत नॅशनल लेवलला आणि सरांनी वेगवेगळ्या विषयामध्ये अभ्यासही केलेला आहे स्पोर्ट्स संदर्भात. तर आज या राष्ट्रीय खेळ दिवसाच्या निमित्ताने सरांकडून जाणून घेऊ भारतातल्या वेगवेगळ्या खेळांविषयी आणि विशेषतः त्यांचं ज्या खेळामध्ये मास्टरी आहे क्रिकेट या गेमविषयी. तर सर आपलं शब्द सत्य यूट्यूब चैनल खूप खूप स्वागत. नमस्कार, शब्द सत्य के सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए. आपल्या प्रेक्षकांना सांगायला आवडेल की सर मूळचे गोरखपूर उत्तर प्रदेश इथले आहेत, त्यामुळे सर संपूर्ण इंटरव्ह्यू हिंदीमध्ये देतील आणि सरांना मुंबई महाराष्ट्रात राहिल्यामुळे मराठी चांगल्या प्रकारे समजते, त्यामुळे मी नेहमीप्रमाणे मराठीत सरांना प्रश्न विचारेल. तर सर माझा पहिला प्रश्न तुम्हाला हाच असेल की आज 29 ऑगस्ट आहे म्हणजे राष्ट्रीय खेळ दिवस आहे, तर या खेळ दिवसाकडे तुम्ही एक खेळाडू म्हणून कसं बघता? सर, राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा एक त्यौहार है, समझिए, खिलाड़ियों के लिए. इसकी शुरुआत हुई थी ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पे हम ये इसका हम जो सेलिब्रेशन करते हैं. जिस तरीके से खेल जगत में आप देखिए भारत दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है. ये जो 29 अगस्त जो हमारा खेल दिवस है वो उसी प्रकार से सभी के लिए उतना आवश्यक होता जा रहा है जिस तरीके से भारत का हम एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत की जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है, जिस तरीके से भारत डेवलप कर रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत एक विशेष त्यौहार हो गया. सर हमने सुना है आपके बारे में कि आप MCA की तरफ से खेले हो. आपकी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी, आसाम में और बाकी जगहों पर हुई है, तो आपके बारे में और आपके ये खेल के प्रवास के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए. सर, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगा. जो मेरा खेल हुआ है वो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से हुआ है और यहाँ पे 2 एसोसिएशन है, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन अलग है और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन अलग है. दोनों की अपनी ऑटोनोमस एफिलिएशन. तो जो मेरी खेल हुई है क्रिकेट मेरा खेल रहा है, मैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से अलग अलग एज ग्रुप्स में खेला हूँ. उसके बाद जो मेरी आगे की पढ़ाई है वो कुछ मुंबई में हुई है, फिर बड़ौदा में हुई है, फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BPED किया और LNIP गुवाहाटी से मैंने MPED. सर आपण खेळामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे भारताच्या आपल्या स्टेट लेवलला असेल नॅशनल लेवलला असेल खेळले आहात, तर तुमच्या खेळाबद्दलची आवड कशी निर्माण झाली लहानपणापासून आणि तुमचा लहानपणापासून तर मुंबई क्रिकेट असोसिएशन जे आपण सांगितलं तुम्ही त्यांच्याकडून खेळलेले आहात, तर तिथपर्यंतचा प्रवास हा कसा झाला? सर देखिए, जैसे कि आमतौर पे जो खेल का शौक़ होता है वो बचपन से ही आता है. तो मुझे भी क्रिकेट खेलने का काफ़ी शौक़ था, काफ़ी मैं पैशनेट था क्रिकेट खेलने के लिए, इनफैक्ट आज भी हूँ. तो मैं छोटा था और हालांकि मैं गोरखपुर का रहने वाला उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, मुंबई काफ़ी दूर है. तो मैं मुंबई में एक स्कूल क्रिकेट खेलने के लिए रिजवी करके स्कूल था मेरा, मैं वहाँ पे एडमिशन मैंने लिया, वहाँ पे मेरी खेलने की शुरुआत हुई. स्कोप मुंबई में क्रिकेट का काफ़ी है, इस वजह से मैं मुंबई की तरफ मूव किया था. शुरुआत में मुझे थोड़ा अपने स्कूल से भी सपोर्ट मिल गया, फैमिली सपोर्ट भी मिल गया, तो इस वजह से मेरी ये जर्नी शुरू हो पाई. वरना जनरली आमतौर पे पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को इतनी दूर भेजना नहीं चाहते, लेकिन थैंक्स टू माय पेरेंट्स कि उन्होंने ऐसा करेज किया कि मुझे उतनी दूर भेजा, मुझे अपने सपनों को साकार करने का एक अवसर दिया. तो इस तरीके से सर मेरी शुरुआत हुई. तर सर आपण कोणकोणत्या स्टेट आणि नॅशनल लेवलचे क्रिकेट खेळलेले आहात खेळामध्ये? सर मैंने मुंबई से अंडर-15, अंडर-17, अंडर-19 खेला. उसके बाद मैं बड़ौदा आ गया, वहाँ से मैंने इंटर यूनिवर्सिटी वगैरह खेला.
फिर मैं दिल्ली आ गया, और दिल्ली और लास्ट में जब मैं गुवाहाटी में था तो इसमें मैं अपनी जो स्पोर्ट्स की जो मेरा एकेडमिक वाला एरिया है वो मैंने ज़्यादा कंसोलिडेट किया, उस पर मैंने ज़्यादा काम किया। तर आता तुम्ही क्रिकेट खेळतात का, म्हणजे स्टेट लेवलकडून असेल किंवा नॅशनल लेवलकडून असेल किंवा एखाद्या क्लबकडून असेल, टीमकडून असेल? सर अभी फ़िलहाल में तो कह सकते हैं कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से बंद चल रहा है। हाँ, लेकिन अभी भी मैं क्लब क्रिकेट ज़रूर खेलता रहता हूँ। और अभी मेरा जो इंटरेस्ट है, जिस तरीके से मेरी एकेडमिक डेवलप हुई है, जिस तरीके से मेरी एकेडमिक और मेरा जो प्लेइंग एक्सपीरियंस है, मैं अब कोशिश करता हूँ कि ये मैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकूँ, ट्रांसफ़र कर सकूँ। आप बॅट्समन आहेत तुम्ही का बॉलर आहेत का ऑलराउंडर आहेत? सर बेसिकली मैं बैटिंग ऑलराउंडर हूँ। मेरा बैटिंग फर्स्ट प्रायोरिटी था, देन आई यूज टू बॉल ऑफ स्पिन बॉलिंग। ओके, तर सर तुमच्या समोर आदर्श कोण आहेत की ज्यांना बघून तुम्ही क्रिकेटकडे वळलात? कारण भारतामध्ये ऑलरेडी गेम आहेत, वेगवेगळे खेळ आहेत. सर ये बड़ा अच्छा सवाल है और मुझे इसको जवाब देते हुए बड़ा अच्छा लगता है हमेशा। मेरे आदर्श हमेशा से राहुल द्रविड़ रहे हैं। जिस तरीके से जब उन्होंने क्रिकेट खेला, जिस तरीके से उन्होंने देखिए, मैं राहुल द्रविड़ के बारे में एज ए क्रिकेट प्लेयर मैं आपको बताता हूँ, वो एक बहुत ही लिमिटेड स्किल के प्लेयर रहे हैं, पर उन्होंने अपनी डिसिप्लिन, अपने हार्ड वर्क से अपने आप को इस तरीके से स्टेबल किया कि उनको द वॉल कहा जाने लगा। और आज भी मैं उनको ही फॉलो करता हूँ, जिस तरीके से वो भारतीय क्रिकेट में अपना योगदान दे रहे हैं। एनसीए में जिस तरीके से वो चीफ कोच होके यंगस्टर्स के लिए काम कर रहे हैं, तो मेरे पहले भी आदर्श वही थे और आज भी वही है। सर आता आपण काही मुख्य प्रश्नांकडे वळू जे आपल्या देशासंदर्भात आहे किंवा खेळासंदर्भात आहे. तर हॉकीचे जादूगार मेजर ध्यानचंद, तर नुकतंच आपल्या केंद्र सरकारने पण मेजर ध्यानचंद यांच्या नावावरच राष्ट्रीय खेलरत्न पुरस्कार जाहीर केलेला आहे. तर सर्व स्तरातून याचं स्वागत झालेलं आहे आणि आनंदाचा विषय आहे. तर तुम्हाला एक खेळाडू म्हणून या विषयाकडे कसं वाटतं? देखिए, खिलाड़ी वर्ग में सभी ने इसका स्वागत किया। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर थे। जब हम विश्व स्तर पे हमारा जो खेल का स्तर काफ़ी नीचे था, उस समय उन्होंने अपना लोहा मनवाया। तो ये हम सभी के लिए बड़ी ही एक गर्व की बात है कि मेजर ध्यानचंद के नाम पे अगर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, तो एज अ पर्सनली, और मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि मैं इस बात का स्वागत किया जब उनके नाम से ये चेंजेस हुए, भारत सरकार ने ये चेंजेस किया। तो क्योंकि हर एक व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसके नाम से खेल जगत को भारत में जाना जाता रहा है, उसके नाम से यदि आपको कोई पुरस्कार मिलता है तो ये सबके लिए गौरवान्वित होने वाली बात है। आणि 29 ऑगस्ट हा त्यांच्या जन्मदिवशीच राष्ट्रीय खेळ दिवस मनवला जातो. हे सुद्धा एक आनंदाचीच गोष्ट आहे की विशिष्ट क्षेत्रामध्ये त्या व्यक्तीचं योगदान खूप जास्त असेल तर त्याच्या नावानेच ते क्षेत्र किंवा तो दिवस साजरा केला जावा. म्हणून आज आपण या खेळ दिवसाच्या निमित्ताने आपला भारताचा राष्ट्रीय खेळ हॉकी आहे आणि हॉकीचे जादूगार म्हणून ध्यानचंद होते आणि त्यांनी खूप काही चांगलं काम केलेलं आहे हॉकीसाठी. तर सर, आज आपण बघतो आपल्या देशामध्ये वेगवेगळे खेळ आहेतच, परंतु क्रिकेट हा सर्वात मोठा खेळ आहे. क्रिकेट म्हटलं म्हणजे सर्वांना क्रिकेटचं वेड लागतं. तर तुमचा खेळ सुद्धा क्रिकेटच आहे. तर या क्रिकेटबद्दल आणि क्रिकेट सोडून इतर खेळांबद्दल आपल्याला काय वाटतं? सर देखिए, ये अगर हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि कुछ लोग की सोच ये ज़रूर है कि क्रिकेट को ज़्यादा वो ऑब्लाइज्ड करते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक खिलाड़ी हूँ। जिस तरीके से क्रिकेट एक खेल है, उसी तरीके से हॉकी, उसी तरीके से बास्केटबॉल, फुटबॉल, सो एंड सो, सभी एक खेल हैं सर। एक खिलाड़ी को किसी भी खेल में अपना करियर बनाने के लिए या अच्छा प्रदर्शन करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। तो यदि अगर क्रिकेट को कोई ऐसा समझता है कि वो क्रिकेट खेलता है या क्रिकेट को ऑब्लाइज करता है, तो ये गलत बात है। मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। सभी खेल का अपना एक सर प्रेस्टीज होता है, सबका अपना एक चार्म होता है। इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता है कि वैश्विक स्तर पर क्रिकेट को ज़्यादा बढ़ावा है भारत में। लेकिन सर, जिस तरीके से आप देखिए दूसरे खेल भी अब आगे आ रहे हैं। आप देखिए महिलाएं आ रही हैं आगे, बॉक्सिंग आ रहे हैं, शूटिंग आ रहे हैं, आर्चर्स आ रहे हैं, चेस आ रहे हैं, बैडमिंटन, टेनिस, सभी खेल अब आगे आ रहे हैं धीरे धीरे। तो सर वो एक दौर होता है, इसको एक दौर की तरह समझिए। एक हॉकी का काफ़ी हमारा अच्छा दौर था, भगवान करेंगे तो वो दौर फिर से हमारा लौटेगा। हॉकी का काफ़ी नाम हुआ, फिर क्रिकेट का वो दौर आया, अब बाकी दूसरे धीरे धीरे गेम्स आ रहे हैं। और हम एक राष्ट्रीय खेल की तरीके से अगर हम देखें, एक राष्ट्र स्तर पर खेल के तरीके से देखें, तो हम सारे गेम्स में आगे बढ़ रहे हैं। हर एक खेल में हम आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में ये मुझे कहते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि किसी भी खेल में खेलने वाले खिलाड़ी का भविष्य बहुत ही सुनहरा होगा।
सर मला एक प्रश्न विचारावासा वाटतो की जे नेहमी क्रिकेटवरती टीका होत असते की क्रिकेट हा जो खेळ आहे हा संपूर्ण विश्वामध्ये खेळला जात नाही, विशिष्ट कंट्रीजमध्ये देशांमध्येच तो खेळला जात असतो. आणि जसं आपण वर्ल्ड कप घेतला तर वर्ल्ड कपमध्ये पण विशिष्ट टीम्स असतात, 16 असतील 8 असतील अशा टीम्स असतात. जेव्हा की इतर जे गेम होतात, वर्ल्ड कप होतात, जसं फुटबॉल असेल त्यामध्ये 100च्या वर 150च्या वर टीम्स असतात. परंतु क्रिकेटमध्ये फार कमी टीम्स असतात, तरी आपण त्याला वर्ल्ड कप म्हणतो. तर याच्याविषयी, या टीकेविषयी तुम्हाला काय वाटतं, याच्यावर तुम्ही कसं उत्तर द्याल? बिल्कुल सर, सही सवाल आपने पूछा. हालांकि ओलंपिक में एक खेल जो ओलंपिक में शामिल होता है उसके लिए क्राइटेरिया है कि सर्टेन नंबर ऑफ कंट्रीज़ को वो खेल खेलना चाहिए तो ही ओलंपिक में शामिल होता है. लेकिन जो क्रिकेट है उसमें बहुत कम टीम होने के बाद भी वर्ल्ड कप होता है और इतने बड़े बड़े इवेंट होते हैं. सर ये बिल्कुल इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि क्रिकेट बहुत ही चंद देशों में खेले जाने वाला खेल है, लेकिन फिर भी ये इतना पॉपुलर है. उसके पीछे कहीं ना कहीं इसके पीछे जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, आप इंटरनेशनल लेवल पे आईसीसी ले लीजिए, आप नेशनल लेवल पे हमारे यहाँ बीसीसीआई ले लीजिए, हमको उनको ज़रूर इस बात का क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने इस तरीके से काम किया, इसको इतना पॉपुलराइज़ किया, कॉमर्शियलाइज़ किया कि लोगों का भी इसमें इंटरेस्ट जागा, प्लेयर्स की कमाई भी बढ़ी और उनकी खुद की भी एज अ ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने भी प्रॉफिट मेकिंग किया. तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन का सर योगदान बहुत बड़ा है. तर भारतामध्ये क्रिकेटप्रमाणे इतर खेळांची स्थिती थोडी कमी आहे, परंतु स्थिती आता सुधारते आहे असं आपण म्हणता आहेत. आता नुकतंच बघा टोकियो ऑलिम्पिक झालेलं आहे आणि ऑलिम्पिकमध्ये आपल्या देशाला वेगवेगळ्या खेळमध्ये ब्रॉन्झ असेल, सिल्वर असेल किंवा गोल्ड मेडल असेल मिळालेलं आहे. तर विशिष्ट खेळामध्ये जेव्हा आपल्याला काही मेडल मिळतं, ब्रॉन्झ मेडल असेल, सिल्वर मेडल असेल किंवा गोल्ड मेडल असेल, तर त्या खेळाविषयी भारतातल्या संपूर्ण तरुण मुलींचं लक्ष जातं की हा सुद्धा एक खेळ आहे, यामध्ये सुद्धा गोल्ड मेडल मिळतं, यामध्ये सुद्धा खूप नाव होतं. तर ऑलिम्पिकमध्ये हे वेगवेगळे खेळाचे आपले प्रतिजात असतातच, परंतु जे खेळामध्ये मेडल जिंकतात त्यांचंच नाव होते आणि त्याच खेळांची माहिती आपल्या पूर्ण देशामध्ये मिळते आणि बाकी खेळांची माहिती मिळत नाही. तर सर या वेगवेगळ्या खेळांबद्दल तुम्हाला काय वाटतं की ज्या खेळांची मेडल जिंकलं नसते, माहिती लोकांना मिळत नहीं, तर मग त्याच्यासाठी काय करता येईल आपल्याला? सर बिल्कुल सही बात है. अगर आप ऐसे देखेंगे, थोड़ा मैं इसको क्रिकेट से एग्जांपल दूंगा. जब 1983 में हमने पहला वर्ल्ड कप जीता, तो उसके बाद लोगों ने क्रिकेट को जाना, भारत में क्रिकेट का बहुत विस्तार हुआ. उसी प्रकार से जैसे जैसे ओलंपिक में हमारे जो मेडल्स आते हैं, खिलाड़ी वो मेडल्स जब जीतते हैं तो हाँ, यंगस्टर भी काफ़ी उससे प्रभावित होते हैं, उस खेल के पीछे जाते हैं. ये ज़रूर इस बात की, मैं आपने बड़ा अच्छा सवाल ये किया कि उस खेलों पे लोगों का ध्यान नहीं जाता जिसमें मेडल्स नहीं आते. तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन जो भी खेल है, मान लीजिए कि आप जूडो है, मान लीजिए जूडो की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये अब उनके ऊपर है कि वो किस तरीके से अपने खेल को राष्ट्रीय स्तर पे लाएं, किस तरीके से उसका प्रचार प्रसार करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको खेलें. सर हम लोग 140 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी, और 140 करोड़ में हम 100 मेडल नहीं ला सकते. ये तो बात बिल्कुल सर, ये बात बिल्कुल सही नहीं लगती है. हम ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं. ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स की. ओलंपिक का भी सर मोटो है कि ओलंपिक जो खेल है वो जीतने के लिए नहीं होता है, वो पार्टिसिपेट के लिए होता है. तो जब तक पार्टिसिपेट नहीं बढ़ेंगे, तब पार्टिसिपेंट्स नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमारे जो मेडल जीतने के चांसेस है वो नहीं है. तो इसके प्रति कि जो खेल हैं, जो पिछड़े हुए खेल हैं, पिछड़े हुए तो कहना गलत बात होगी, जो खेल जिनको बहुत ज़्यादा लाइमलाइट नहीं मिलता है, सर उसमें ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशंस को, मीडिया हाउस को, आप जैसे रिपोर्टर्स को आगे आके उन खेलों के बारे में बताने की, उन खिलाड़ियों से लोगों को परिचय कराने की. क्योंकि सर मेहनत तो सभी करते हैं, अपना समय सभी देते हैं, किसी का प्रदर्शन हो पाता है, किसी का अपना किसी दिन प्रदर्शन नहीं हो पाता है, लेकिन किसी भी खेल को कम आंकना मेडल नहीं मिलने के कारण ये कहीं ना कहीं सर जस्टिफाईड नाही. आता भारताला नुकत्याच ऑलिम्पिकमध्ये एकच गोल्ड मेडल मिळालेलं आहे. नीरज चोपडा ज्यांनी भालाफेक या प्रकारामध्ये गोल्ड मेडल भारताला मिळवून दिलं आहे. तर सर सिल्वर मेडल पण मिळालेलं आहे, ब्रॉन्झ मेडल पण मिळालेलं आहे. तर या खेळाडूंबद्दल किंवा त्यांच्या गेमबद्दल आपल्याला काय सांगावं असं वाटतं प्रेक्षकांना? सर जैसे कि मैंने कई न्यूज़ चैनल्स में देखा कि जैवलिन थ्रो के बारे में लोग, जब ये मेडल मिला उसके बाद लोगों ने जानना शुरू किया कि जैवलिन थ्रो कुछ होता है. वेट लिफ्टिंग भी एक स्पोर्ट है, ऐसा लोगों ने मतलब जाना. कई लोगों ने मुझसे भी पूछा कि अच्छा वेट लिफ्टिंग भी एक स्पोर्ट होता है, प्रोफेशनल स्पोर्ट होता है. तो सर
ये हम तो इस बारे में मैं यही कहूँगा कि हमारा भाग्य इस बार काफ़ी अच्छा रहा है कि नए खेलों में हमको मेडल मिला है। जिन खेलों के बारे में जो हमारी जो मास पॉपुलेशन है उसको बहुत कम लोगों को मालूम था। जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं सर, जिस तरीके से गवर्नमेंट की इसमें इनिशिएटिव है खेलों को लेकर, जो उत्थान करने के लिए जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है सर, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में हम और नए नए खेल जानेंगे और उनके मेडल्स भी हम देखेंगे। भारतामध्ये खेळांना स्कोप आहे का, आपल्याला काय वाटतं? भारतामध्ये जे वेगवेगळे खेळ आहेत सर्व, याच्यामध्ये करिअर करायला मुलांना मुलींना स्कोप आहे का? बिल्कुल स्कोप है सर। अब तो ये नया भारत है सर। इसमें आप स्पोर्ट्स को, मैं इनफैक्ट आपके माध्यम से लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स एज अ करियर भी आप परस्यू कर सकते हैं। बहुत सारे आपके पास ऑप्शन हैं। हर एक पेरेंट्स का सवाल यही होता है कि अगर इंडिया के लिए नहीं खेला तो क्या करेगा। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि इंडिया के लिए नहीं खेला तो क्या करेगा, कमाएगा कैसे, खाएगा कैसे। पर मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट सेक्टर, सबने स्पोर्ट्स कोटे पे बहुत सारी जॉब्स ऑफर करते हैं। ज़रूरत क्या है कि आपको उन सारी स्कॉलरशिप्स के बारे में, उन जॉब्स के बारे में, उन फंड्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। होता ये है जनरली कि हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो नए वर्ग के खिलाड़ी हैं, जो युवा खिलाड़ी हैं, उनको पता नहीं होता। आने वाले समय में अगर आप खेल को परस्यू करते हैं, मान लीजिए कि अगर आप उच्च स्तर तक नहीं जा सकते, आप भारत अगर नहीं भी खेलते हैं, आप नेशनल तक ही खेलते हैं, तो आपके पास गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, आपके पास प्राइवेट कंपनियां हैं जो स्पोर्ट्स कोटे पे जॉब देती हैं, वो आपके पास हो सकती है। वो भी नहीं हो सकता अगर मान लीजिए कि चलिए आपने नेशनल भी नहीं खेला, आपने 10 साल इन्वेस्ट किए अपनी लाइफ के, आप नेशनल भी नहीं खेल पाए, आपके पास सर्टिफिकेट्स इतने इकट्ठे नहीं हो पाए जिन सर्टिफिकेट्स की खेल में वैल्यू होता है। इसके बाद आपके पास जो 10 साल का आया वो एक्सपीरियंस आया। एक्सपीरियंस तो आपसे कोई नहीं ले सकता। आप कोचिंग फील्ड में आ सकते हैं, आप फिटनेस इंडस्ट्री में आ सकते हैं। इन सारे इस पूरे इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्कोप है। फिटनेस में, कोचिंग में, हम 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। अगर आपके पास कोई भी चीज़ क्वालिटी की है और आप उसको मार्केट में आके लोगों को देखते हैं, तो मैं आपको एश्योर करता हूँ, मैं क्या आपको डेटा एश्योर करेगा कि आपको लोग मिल जाएंगे, कैंडिडेट्स मिल जाएंगे। तो अगर पेरेंट्स या यंगस्टर इस बात से लेकर परेशान होते हैं कि मैं कोई स्पोर्ट्स परस्यू कर रहा हूँ, मैं उसमें शायद इंडिया नहीं खेल पाऊंगा, तो मैं क्या कर पाऊंगा, आपके पास बहुत सारे बॅकअप ऑपॉर्च्युनिटीज रहेगी, आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सर, आपण आता या भारताच्या ऑलिम्पिकमध्ये जे सर्व खेळाडू गेले होते, यामध्ये मला सांगायला चांगलं वाटेल की आपल्या महाराष्ट्राचे एक जाधव म्हणून आर्चरीमध्ये मला वाटतं ते गेलेले होते आणि त्यांची परिस्थिती फारच नाजूक आहे, एकदम त्यांचं झोपडसारखं घर आहे। तर मग या मुलांसाठी सर, त्यांना ज्या खेळाला चांगले शूज लागतील, चांगल्या वस्तू लागेल किंवा त्यांना पैसे लागतील, चांगली कोचिंग लागेल, मग या मुलांसाठी काय सुविधा असतात किंवा शासन पुरवत असते किंवा काही प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूट असतील, प्रायव्हेट क्लब्स असतील, त्या काय पुरवत असतात सुविधा अशा लोकांसाठी की ज्यांची परिस्थिती नाजूक आहे, ज्या वस्तू घेऊ शकत नाही त्यांच्यासाठी? सर, बड़ा अच्छा सवाल आपने भी किया। अब आप देखिए कि राष्ट्रीय स्तर पे जिन लोगों ने भी अभी अपना नाम किया है या फिर पुरस्कार लाए हैं, उनका आप जरा एक बार बैकग्राउंड देखिए। नीरज चोपड़ा को देख लीजिए, उनका बैकग्राउंड, उनके पिताजी किसान, हिमा दास उनके पिताजी किसान, दुत्ती चंद उनके पिताजी किसान। जितने भी बड़े नाम हो रहे हैं वो एक ऐसे ही बैकग्राउंड से आ रहे हैं। तो हमारे पास जो गवर्नमेंट्स की बहुत सारी ऐसी इनिशिएटिव्स हैं। अभी खेलो इंडिया इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें गवर्नमेंट जो है बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है, उनको हॉस्टल्स में रखा जाता है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी हैं और प्राइवेट इनिशिएटिव्स भी हैं कि जिसमें प्राइवेट कंपनियां स्कॉलरशिप देती हैं, आपको स्टाइपेंड पे रखती हैं। इसके अलावा मैं ज़रूर ये बोलना चाहूँगा कि जितना भी दिया जा रहा है उससे और बेहतर किया जा सकता है, चाहे वो कॉमर्शियल सेक्टर से हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से हो, हम और बेहतर कर सकते हैं। हम स्पोर्ट्समैन जिनके पास सुविधाओं की कमी है, आपने बताया जो महाराष्ट्र के आर्चर हैं वो भी बहुत ही गरीब परिवार से उन्होंने वो ताल्लुक़ रखते हैं, उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं मिली, जो मिनिमम सुविधाएं मिली, उन्होंने उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस किया। तो यदि ऐसे लोग जिनके पास स्किल है, जिनके पास टैलेंट है और उनको अगर कोई सपोर्ट मिलता है, तो आप सोचिए कि वो क्या मेडल लेके नहीं आएंगे? क्या अवश्य लेके आएंगे, ज़रूर लेके आएंगे। तो मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि जो भी खिलाड़ी है, आप ये ज़रूर इस बात पे ज़रा पता करिए कि
गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स दी है, आप उसका लाभ उठाने की कोशिश करिए। प्राइवेट में बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें प्राइवेट कंपनियां हैं जो प्लेयर्स को ऑफ़र करती हैं, वो आप उनको पता करिए। कई बार हम जानकारी नहीं होने के अभाव में हम पीछे रह जाते हैं। तो आज सोशल मीडिया है, आपके पास हाथ में फ़ोन है, आप सर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं प्राइवेट सेक्टर के कमर्शियल सेक्टर से थोड़ा रिक्वेस्ट भी करूंगा कि उनको थोड़ा और इसमें आगे आने की जरूरत है। सर, आता हा व्हिडिओ काही लहान मुले बघत असतील, जे शाळकरी मुलं आहेत, शाळेत जातात, तर या मुलांना तुम्हाला काय सांगावंसं वाटेल की हे मुलं त्यांचं करिअर आपल्या खेळामध्ये, स्पोर्ट्समध्ये, गेम्समध्ये करू शकतात? बिल्कुल, जो बच्चे स्कूल्स में जाते हैं उनके लिए मैं आपको बहुत कट एंड क्लियर मैसेज देता हूँ। आप जैसे हर दिन खाना खाते हैं, आप हर दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, जो आपकी बेसिक एक्टिविटीज़ है आप करते हैं, उसी तरीके से आप खेल को भी ऐड करिए, अपने दिनचर्या में ऐड करिए। पेरेंट्स से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी अगर बच्चा खेलता है तो आप उसको इस तरीके से ट्रीट मत करिए कि वो खेल में केवल करियर ही बना सकता है। उसके खुद के डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे खेलें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे खेलें। अगर एक बच्चा दिन में 3 मील खाता है तो उसको दिन में 1 बार खेलने का सर उसका अधिकार है, उसको खेलना चाहिए। देखिए, खेलने से बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे कि मैं आपको थोड़ा बायोलॉजिकल तरीके से बताता हूँ कि जब हम खेलते हैं तो हमारे एक एंजाइम सिक्रीट होता है, हार्मोन सिक्रीट होता है, सेरोटोनिन और डोपामाइन, जो हमारी कंसंट्रेशन एबिलिटी को बढ़ाता है, जो हमारी फोकस करने की एबिलिटी को बढ़ाता है। तो कहीं ना कहीं जब हम खेलते हैं तो हमारा जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, वो एजुकेशन हो गया, वो बिहेवियरल चेंजेस हो गया, सोशल एडजस्टमेंट हो गया, इमोशनल एडजस्टमेंट हो गया, वो भी उसके साथ डेवलप होता है। तो बच्चे आप ज़रूर खेलिए। मैं आपको कहूँगा कि इस कोविड सिचुएशन में अगर आपको घर में भी थोड़ी जगह मिलती है जिसमें आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकें, आप वो ज़रूर करिए। अगर बाहर आपको भीड़ भाड़ की जगह नहीं मिल रही है तो वहाँ भी आप खेल सकते हैं। खेलने को आप अपने रूटीन में रखिए, जिस तरीके से आपको रोज़ पढ़ना है उसी तरीके से आप ये सोचिए कि आपको रोज़ खेलना है। और ये सर रॉ टैलेंट होता है। इसमें से जब रफ फेज़ में से कोई बच्चा निकल के आता है, खुद से कहते हैं ना, जो नेचुरल होता है वो उस समय ही पता चलता है। बाद में कोचेस को उस पर काम करके उसको आगे बढ़ाना, उसको पॉलिश करके और हाईएस्ट लेवल तक पहुंचाना, वो काम थोड़ा इजी हो जाता है। इसलिए जब तक खेलेंगे नहीं तब तक कैसे ये सीखेंगे। सर, भारतामध्ये मुलींची समस्या जास्त आहे खेळासंदर्भात। म्हणजे एखाद्या वेळेला गरीब घरचा मुलगा असला तर मुलगा खेळू शकतो, तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे तो काम करूही शकतो, परंतु मुली खेळांकडे फार वेगळ्या पद्धतीने बघतात की बाबा आपलं हे क्षेत्रच नाही। फार लिमिटेड मुली आहेत की ते या क्षेत्राकडे वळलेले आहेत, जसं मेरी कॉम असेल किंवा आता बाकीचे जे काही आपले खेळाडू असतील ज्यांनी सिल्वर आणि ब्रॉन्झ मेडल जिंकलेलं आहे, आणि त्या मुलींनाही खूप अडचणी, खूप समस्या येतात। म्हणजे एक मुलगा असेल तर त्याला विशिष्ट समस्या, परंतु मुलगी असेल तर मुलगीला जास्त समस्या, कारण ती एक मुलगी आहे। तर तुम्ही मुलींना काय सांगू शकाल या संदर्भात की मुलींनी कशा प्रकारे त्यांचा सहभाग वाढवला पाहिजे? इसमें तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप बस जितने अभी हमारा जो ये 10 साल का जो हमारा ये डिकेड रहा है, उसमें आप देखिए कि जो एलाइट स्पोर्ट्स पर्सन कितने गर्ल्स रही हैं और कितने बॉयज़ रहे हैं, आई मीन मेल एंड फीमेल। आप देखेंगे मीराबाई चानू, आप सुनेंगे मैरी कॉम, आप देखेंगे सानिया मिर्जा, पीवी संधू, आप नाम लीजिए, साक्षी मलिक, दुती चंद, हिमा दास, इन सभी लोगों ने देश का नाम रोशन किया है। तो मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि जो हमारी बेटियां हैं वो हमारे बेटों से आगे हैं। अभी हाल फिलहाल तो 10 साल में हम यही कह सकते हैं कि हमारी बेटियां हमारे बेटों से आगे हैं। तो ये पेरेंट्स के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है सर, कि पेरेंट के और फैमिली इन्वायरमेंट में, कि वो बच्चों को, अपने जो गर्ल चाइल्ड हैं उनको मोटिवेट करें खेलने के लिए। अगर वो खेलना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, नॉट इवन केवल खेलना, अगर वो किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, इफ़ दे वांट टू डू बिजनेस, इफ दे वांट टू गो फॉर हायर एजुकेशन, दे शुड गो, पेरेंट्स शुड अलाउ देम टू गो। तो जब तक आप एज अ पेरेंट्स आप सपोर्ट नहीं करेंगे, एज अ फैमिली आप सपोर्ट नहीं करेंगे, फिर हमारी बेटियां कैसे आगे बढ़ पाएंगी? जो हमारी बेटियां अभी आगे बढ़ी हैं उनमें पेरेंट्स का बड़ा योगदान रहा है। साइना नेहवाल का आपने देखा है कि वो हरियाणा से रहने वाले हैदराबाद में शिफ्ट हुए खेल की वजह से। उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने पूरा अपनी ज़िंदगी जो है उसी में न्यौछावर कर दी। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, पेरेंट्स से ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा कि आप बेटियों को खिलाएं, बढ़ाएं, क्योंकि आपके सामने एग्जाम्पल्स भी हैं और स्कोप तो है ही।
म्हणजे जेणेकरून पॅरेंट्सने जर इनिशिएटिव्ह घेतला तर मुलींना आणि मुलांना दोघांनाही त्याचा खूप फायदा होतो. म्हणजे सर्वात पहिला सपोर्ट हा पॅरेंट्सचा असला पाहिजे, पालकांचा असला पाहिजे. तेव्हा कुठं मग समाज आणि मग आपला देश त्या गोष्टीला मान्यता देत असतो. तर सर ऑलिम्पिकप्रमाणेच संपूर्ण जगामध्ये भरपूर प्रमाणात जसं कॉमनवेल्थ गेम होत असतात, राष्ट्रकुल खेळ म्हणतो आपण त्यांना, ते होत असतात. काही एशियन गेम्स होत असतात किंवा इतर कंट्रीज सोबतही बरेचसे गेम्स होत असतात. तर या गेम्समध्ये सुद्धा भारताचं जे प्रतिनिधित्व आहे ते होतं चांगल्या प्रमाणात, परंतु जे मेडल्स आहेत किंवा जे काही आपल्याला बक्षीस मिळतात तर ते फार कमी प्रमाणात मिळतात आपल्या लोकसंख्येच्या तुलनेमध्ये. आणि जेव्हा की आपण बघतो आपल्या देशाच्या बाजूला चीनसारखा देश आहे, चीनसारखा देश आपली दोघांच्या लोकसंख्या जर बघितल्या तर जवळजवळ सेम आहेत, परंतु त्यांना खूप जास्त मेडल्स मिळतात. आपल्या देशाला फक्त ऑलिम्पिकच नाही, कॉमनवेल्थ असेल, एशियन गेम्स असेल किंवा इतर काही 2 देशामधल्या काउंट्री मॅचेस सारख्या काही गोष्टी असतील किंवा चॅम्पियनशिप असेल, तर यामध्ये कमी प्रमाणात मेडल्स वगैरे मिळतात. तर याच्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं की शेजारचा देश आपला शेजारीच आहे, खूप मेडल्स आणतो, आपण कमी आणतो, तर यामध्ये तुम्हाला काय काय त्रुटी वाटतात, कमतरता काय काय वाटतात की ते आपण सुधारू शकतो? सर जो सबसे बड़ी जो हमारे देश में कमी कह सकते हैं वो ये है कि पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा जब खेल में पार्टिसिपेशन आएगा तभी तो प्रतिभाएं सामने आएंगी. चाइना से अगर आप कंपेयर करेंगे तो उनके कंपेयर में आप सर उनका जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो हमारा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें एक बहुत बड़ा गैप है सर. हालांकि पिछले 10-15 सालों में 10-20 सालों में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी इनिशिएटिव ली है जिसका रिजल्ट भी आया है. आप सर देखिए आज से 20 साल पहले हम कभी 1 मेडल पाते थे, कभी ज़्यादातर में तो हम मेडल पाते ही नहीं थे. ओलंपिक्स वगैरह, ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में तो फिर भी हमारे मेडल्स आते थे, कॉमनवेल्थ में भी हम मेडल्स लाते थे. लेकिन एक ओलंपिक को हम एक ट्रेडमार्क, एक क्राइटेरिया समझ के चलते हैं. स्पोर्ट्स डेवलपमेंट हम उससे लेके चलते हैं. तो जो सबसे बड़ी हमारे यहाँ जो कमी थी वो एक तो पार्टिसिपेशन और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर. धीरे धीरे समय के साथ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है, प्रोफेशनल लोग भी आ रहे हैं और पार्टिसिपेशन भी लोगों का बढ़ रहा है. तो आने वाले समय में जो त्रुटियां थी वो कहीं ना कहीं कम हो रही हैं. और आने वाले समय में मैं ये बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद हम उनको क्रॉस तो नहीं करें, शायद क्रॉस तब तक ना कर पाए, लेकिन उनके आसपास जरूर पहुँच जाएंगे. सर याप्रमाणे तुम्ही जे आशावाद व्यक्त केलेला आहे त्याप्रमाणे घडो हे तर ईश्वरचरणी प्रार्थना असेलच. तर आपल्या देशामध्ये ज्या मूळ समस्या आहे ह्या समस्या जर काही दूर झाल्या तर लवकरच आपल्या खेळाडूंनाही जागतिक स्तरावरती खूप मोठं स्थान असेल ते स्थान मिळेल, मेडल्स मिळतील. तरी आपले खेळाडू जे आहेत हे चांगल्या प्रकारे काम करतातच आहेत. तर या खेळांच्या प्रचार आणि प्रसारामध्ये फिल्मी जगताचं काही आपल्याला सांगता येईल का की त्याचं काही महत्त्व आहे की बाबा विशिष्ट खेळावरती जर एखादा मूवी तयार झाला, पिक्चर तयार झाला, चित्रपट निघाला तर त्या खेळाला थोडं प्रोत्साहन मिळतं, म्हणजे आपल्या भारतीय लोकांचे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलतो की या खेळाबद्दल, अरे या खेळामध्ये आपण काहीतरी आपल्या मुलांना करिअर करू शकतो किंवा मुलं विचार करतात की आपण या ठिकाणी करिअर करू शकतो. तर या स्पोर्ट्सचं, खेळाचं आणि मूवीजचं किंवा फिल्म इंडस्ट्रीचं यांचं नातं याबद्दल आपल्याला काय सांगता येईल? सर हमारे जो फिल्म जगत है उसका काफ़ी योगदान है सर स्पोर्ट्स में. आप जिस तरीके से देखिए पिछले आप कुछ सालों में देखिए बहुत सारी पिक्चरें जो हैं बायोपिक आई हैं स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ के ऊपर, गेम्स के ऊपर. आप चक दे ले लीजिए, आप मैरी कॉम ले लीजिए, आप साइना नेहवाल ले लीजिए. तो जो हम जिस तरीके से जो हमारा स्पोर्ट्स कॉमर्शियलाइज हो रहा है, जिस तरीके से हमारे प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मिल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं फिल्म जगत का बड़ा ही योगदान रहा है. चक दे को कौन भूल सकता है सर, वुमेंस टीम को कौन भूल सकता है वो. तो अभी तक का तो उनका योगदान काफ़ी रहा है और मैं आगे भी उम्मीद करूंगा कि ज़रूर वो और भी ऐसे जो अनएक्सप्लोर्ड पहलू हैं, जो एक खिलाड़ी को बनने में किस किस तरीके से क्या क्या उसको मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, किस किस तरीके से एक गरीब परिवार का भी बच्चा या बच्ची आगे चल के बहुत ही बड़े स्तर पे अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, मेडल ला सकता है, देश के लिए जीत सकता है. उस सारी जर्नी को दिखाना चाहिए. इसमें और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है सर. अभी तक जो हुआ है उसका रिजल्ट आपको देखने को मिला है. आगे अगर और होगा तो उससे और भी बेहतर रिजल्ट मिलेगा, और भी लोग मोटिवेट होंगे, और भी ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे. सर
फक्त खेळांमध्येच नाही तर इतर वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये सुद्धा हे जे खेळाडू असतात हे नाव कमवत असतात. म्हणजे एकदा का खेळात नाव कमवलं तर ठीकच आहे, परंतु त्यानंतर ते इतर वेगवेगळ्या क्षेत्रातही नाव कमवत असतात. तर ते क्षेत्र त्यांच्यासाठी खुली असतात. तर आपल्याला काय वाटतं की सर या खेळामध्ये एखाद्या विशिष्ट खेळाडूने, आपण जसं सांगितलं मागे की त्याने खूप मेहनत घेतली, खूप काम केलं, परंतु त्याला हवं तेवढं नॅशनल लेवलला, इंटरनॅशनल लेवलला समजा चान्स मिळाला नाही, त्याला प्रतिनिधित्व मिळालं नाही, तर त्याला इतर क्षेत्रामध्येही तो नंतर वळू शकतो का, किंवा तो काम करू शकतो का? सर अगर कोई, मैं वही मैंने पहले भी एक बार इस बात का जिक्र किया कि यदि खिलाड़ी भारत के लिए नहीं खेल पाता, चलिए स्टेट के लिए भी नहीं खेल पाता, वो अच्छा खिलाड़ी होने के बावजूद उसके पास इतनी अचीवमेंट नहीं रहती है, तो उसके बाद भी उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है. जैसे मैंने बताया कि फिटनेस इंडस्ट्री हमारा बहुत ही मतलब ये बूमिंग इंडस्ट्री है. आप अगर 10 साल आपने स्पोर्ट्स किया है तो आपको 10 साल में अपने आप को फिट कैसे रखना है, गेम की स्किल कैसे सीखी, कैसे आपने उस गेम में मास्टरी हासिल की. सर स्किल सीखना एक बात है, परफॉर्मेंस करना एक बात है. हो सकता है कि एक अच्छा प्लेयर है वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे परफॉर्मेंस ना कर पाए, हो सकता है उस जगह पे परफॉर्मेंस नहीं करने की वजह से वो सिलेक्ट ना हो सकता है कि उस वजह से उसका पूरा करियर भी ख़त्म हो जाए. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो खिलाड़ी अच्छा नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि उसको स्किल की नॉलेज नहीं है. तो यदि ऐसे खिलाड़ी हैं जो काफ़ी अपना समय देने के बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर या स्टेट स्तर पर अगर नहीं खेल पाए हैं, तो आपको ज़रूरत है कि आप जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उसको आइए, उसको सिखाइए. आप जैसे लोगों की जिनके पास एक्सपीरियंस है, नेक्स्ट जनरेशन को उनकी ज़रूरत है, और आप उसमें कहीं ना कहीं आपका रोजगार भी चला सकते हैं और बहुत बेहतर तरीके से चला सकते हैं. सर आपण स्वतः एक खेळाडू आहात, तर एखादा खेळाडू जेव्हा प्रत्यक्ष एखादी गोष्ट करतो, म्हणजे मॅच खेळत असेल किंवा त्याचा तो गेम खेळत असेल, सर्व त्याला बघतात, तेव्हा सर्वांना फार छान वाटतं की बाबा खूप चांगला खेळतोय वगैरे वगैरे. परंतु सर ती गोष्ट अचीव करण्यासाठी त्याच्या मागची मेहनत किती असते, म्हणजे रोज सकाळी लवकर उठणं असेल, प्रचंड त्याचा व्यायाम असेल, त्याचा प्रचंड सराव असेल, तर या सरावाकडे फारसं कुणाचं लक्ष नसतं, परंतु विशिष्ट गेम खेळताना लक्ष असतं की बहुत अच्छा खेळ रहा है. तर या त्याच्या बॅकग्राऊंडबद्दल, म्हणजे तो काय मेहनत घेत असतो, किती प्रचंड मेहनत घेत असतो, त्याला काही खावंसं वाटत असेल तर खात नाही, पिक्चरला जावं तर पिक्चरला जात नाही. तर तुम्ही एक स्वतः खेळाडू आहात, तुम्ही या सर्व गोष्टी केलेल्या आहेत तुमच्या लाईफमध्ये आणि करतही आहात. तर सर याबद्दल सांगा की त्याची मेहनत काय असते, त्या मागची त्या मेहनतीबद्दल आम्हाला थोडं सांगा. सर खेल का दूसरा नाम अगर मैं कहूँगा तो कहूँगा डिसिप्लिन. डिसिप्लिन केवल इस तरीके से नहीं कि आप समय से जा रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, खेल रहे हैं, केवल इतनी ही ज़रूरत नहीं है. आप किस तरीके से बैठ रहे हैं, आपका बैठने का पोस्चर कैसा है. शायद आपके बैठने की वजह से क्या आपके गेम पे कोई प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है. आपने सुना होगा कि जो मेजर फुटबॉल्स टीम होती हैं, जो एलीट प्लेयर्स रहते हैं, वो जब एक लॉन्ग जर्नी करते हैं प्लेन में तो बहुत देर तक बैठते नहीं, वॉक करने लगते हैं, क्योंकि उनकी जो हिप्स की मसल है उससे डी शेप हो जाएगी, उनकी रनिंग में, उनकी एजिलिटी में उस पर असर पड़ने लगेगा. स्पोर्ट्स में सर हर एक चीज़ काउंट करती है. आप किस तरीके से बैठ रहे हैं, आप किस तरीके से बोल रहे हैं, आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, आप खा कैसे रहे हैं. एक एलीट लेवल का खिलाड़ी जो कि अपने आप को मेंटेन करता है, उसको हर एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है. बेसिक मैं आपको बताऊं तो समय से खाना, समय से सोना, प्रैक्टिस पे जाना, प्रैक्टिस से आना, किस तरीके से कपड़े पहनना, क्या आपका बॉडी पोस्चर होगा चलते वक्त, किस तरीके से आप लेटोगे, कितने घंटे आप सोओगे, ये सारी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें बहुत ज़्यादा असर करती हैं. जितने स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो बहुत ज़्यादा एलाइट लेवल पे, जो बहुत ही ज़्यादा, जिनके पास आप कह सकते हैं मॉनेटरी जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो चाहे तो क्या ही ना खा लें, लेकिन उनकी जो आप डाइट जब देखेंगे तो बहुत ही बेसिक डाइट से वो अपना काम चलाते हैं. उसके अलावा जो सप्लीमेंट्स है वो लेते ही लेते हैं, लेकिन जो ये रहता है, जो आप कह सकते हैं जो चीट वाली डाइट होती है, वो बिल्कुल उसको अवॉइड करते हैं. तो मैं स्पोर्ट्स में यही कहूँगा सर कि ये थ्रू आउट द लाइफ, जब तक आप स्पोर्ट्स करते हैं 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, आपको एक अपना डिसिप्लिन, एक अपनी लाइफ का उस तरीके से आपको अडॉप्ट करना पड़ता है, और उसी तरीके से सर आपको चलना पड़ता है. सर मी तुम्हाला शेवटचा प्रश्न विचारतो आता की खेळ ही अशी गोष्ट आहे की ज्यामुळे आपला इतका मोठा देश आहे, इतके अलग अलग आपले स्टेट्स आहेत, तर या स्टेटमध्ये सर्वांमध्ये जर एकात्मता, एकोपा निर्माण होत तर फक्त खेळामुळे. म्हणजे जसं आता रिसेंटली बघा
ऑलिम्पिकमध्ये आपल्या एखाद्या खेळाडूने कोणतंही पदक मिळवलं असेल तर ते पदक मिळवल्याबद्दल तो कोणत्याही स्टेटचा असेल, कोणत्याही गावचा असेल, तर भारतात राहणारा प्रत्येक व्यक्तीला, कानाकोपऱ्यात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला तो आपलासा वाटतो, तो आपला वाटतो, आपण मेडल जिंकलेलं आहे असं वाटतं. तर ही जी एकात्मतेची भावना आहे ही खेळामुळे खूप जास्त रुजते. इतर गोष्टीमुळेही रुजते, परंतु खेळामुळे खूप जास्त रुजते. तर या एकात्मतेच्या भावनेबद्दल आपल्याला काय सांगता येईल? सर, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, इसके लिए बस एक ही शब्द बोलेंगे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. सर, जैसे आप देखिए सर, अगर इरिस्पेक्ट टू कास्ट, इरिस्पेक्ट टू रिलीजन, जब हमारे देश में कोई भी एक मेडल आता है या कोई भी जीतता है, तो हम कभी ये नहीं देखते हैं कि वो किस कास्ट का है, किस रिलीजन का है. हम देखते हैं वो मेडल ला रहा है. जैसे आपने बताया खुशी होती है, हम सबको खुशी होती है. तो सर ये स्पोर्ट्स का अपना एक चार्म है. यही तो सर स्पोर्ट्स है कि आप ये अनेकता में एकता लाता है. तो मैं सर यही कहूँगा कि सर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सभी के अंदर होता है, बस उस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है. इससे कहीं ना कहीं देश, इस भावना से देश का भी विकास होता है और हम एक होके आगे चलते हैं. तर या ठिकाणी आदरणीय उग्रसेन सर यांनी त्यांचा अमूल्य असा वेळ दिलेला आहे. सरांनी स्पोर्ट्सच्या विषयावरती वेगवेगळ्या विषयांना हात घातलेला आहे, त्यांचे स्वतःचे ओपिनियन दिलेले आहेत. सर, माझा तुम्हाला एक शेवटचा प्रश्न असा असेल की तुम्ही आज हा जो प्रोग्राम बघत असतील राष्ट्रीय खेळ दिवसाच्या निमित्ताने, विशेषतः तरुण वर्ग किंवा तरुण वर्गाचे आई वडील, पॅरेंट्स असतील, त्यांना शेवटचा तुम्ही काय संदेश द्या? मैं सबको यही आखिरी में कहना चाहूँगा कि जब खेलेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया. तो बच्चे आप ज़रूर खेलिए, आप समय निकाल के आउटडोर गेम्स में ज़रूर पार्टिसिपेट करिए. और पेरेंट्स को भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी बच्चों को मोटिवेट करिए खेलने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जिस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, जब पार्टिसिपेशन आएगा तो आई एम श्योर कि हम आने वाले समय पे मेडल टैली में भी ऊपर होंगे. और मेन बात, हम स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और ज़बरदस्त रहेंगे. तर खूप खूप धन्यवाद आदरणीय उग्रसेन सिंग यांनी आपल्याला अमूल्य असा वेळ दिला. सर मूळचे गोरखपुरी उत्तर प्रदेशचे आहेत आणि या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये सर चांगल्या प्रकारे काम करत आहेत. तर ही सुद्धा खूप मोठी त्यांची अचिव्हमेंट आहे. सर, तुमचे खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद. तर या ठिकाणी राष्ट्रीय खेळ दिवसानिमित्ताने दिनविशेष व्यक्तिभेट या विशेष मालिकेमध्ये आपण आज इथेच थांबणार आहोत. सर्व प्रेक्षकांचे खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू.